तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाउट के टाइप्स के बारे में, मतलब गाउट के कॉजेज़ के टाइप्स। गाउट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, ओके। तो ये गाउट का जो कॉजेज़ होता है वो हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में और कुछ इडियोपैथिक केसेस होते हैं, ओके। तो प्राइमरी में हम लोग बात करते हैं, तो प्राइमरी केसेस में जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स के वजह से, जो कि अनडिफाइंड है, जिसके हम लोग के बारे में मालूम नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स में डिफेक्ट हो जाता है जिसके वजह से या तो यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है या तो अंडर एक्सक्रीशन होने लगता है। मतलब प्रोड्यूस तो हो रहा है ज़्यादातर, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। तो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, वो डिपॉजिट्स होने लग जाएंगे जहाँ तहाँ, ओके। तो वो हो रहा है अंडर एक्सक्रीशन के केस में। और दूसरा है ओवर प्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो जनरली हम लोगों ने देखा था क्या कि अंडर एक्सक्रीशन मतलब किडनी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा सिम्टोमेटिक केसेस इसमें मिलेंगे। अगर किडनी इन्वॉल्व नहीं होता है, अगर ब्लड में ही अगर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस केस में एसिम्टोमेटिक होता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ओके। तो अगर अंडर एक्सक्रीशन है मतलब किडनी इन्वॉल्व है तो वो 90% हो जाता है, ओके। और अगर ओवर प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ बेचारा 10% ही रहता है। मतलब अंडर एक्सक्रीशन का कॉज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओवर प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स। दूसरा जो है वो है हमारा एसोसिएशन स्पेसिफिक एंजाइम डिफेक्ट्स। यहाँ पे क्या है ना कि कुछ एंजाइम्स की कमी हो रही है। यहाँ तो बस अंडर एक्सक्रीशन था और ओवर प्रोडक्शन था, ओके। पर यहाँ पे क्या है ना कि कुछ एंजाइम्स की कमी हो जाती है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हम लोग को ये देखने को मिलता है। पहला क्या चीज़ है, पीआरपीपी सिंथेस, ओके। ये क्या करता है ना, पीआरपीपी सिंथेस ये हमारा प्यूरिन जो है उसको बढ़ा देता है, प्यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो जाहिर सा बात है अगर प्यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिक एसिड का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। तो ये यूरिक एसिड का लेवल इस तरह से बढ़ा देता है। दूसरा है एचआरपीटी डेफिशिएंसी। ये याद रखना, एचआरपीटी भी एक एंजाइम है, इसकी भी डेफिशिएंसी होने की वजह से होता है, लेकिन ये याद रखना ये पार्शियल, ओके। ये कंप्लीट डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है, ये पार्शियल, मतलब कुछ एंजाइम्स जो होंगे वो डेफिशिएंट हो जाएंगे, ओके। ये भी वही सेम चीज़ है, ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है और प्यूरिन सिंथेसिस का लेवल तो ये बढ़ाता ही है, लेकिन ये डी नोवो पाथवे से बढ़ाता है। मतलब सिर्फ इस एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे कि ये एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो मतलब कुछ और एंजाइम्स का ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि ये एंजाइम का डेफिशिएंसी हो गया तो पीआरपीपी सिंथेस का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, पीआरपीपी सिंथेस का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्यूरिन का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसके वजह से वो प्यूरिन का अगर हायर लेवल होगा तो मेटाबॉलिज्म में जाएगा और फिर वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाएगा, ओके। तो ये जो है हमारा, ये हमारा स्पेसिफिक एंजाइम था। स्पेसिफिक एंजाइम में हमको दो एंजाइम्स का नाम याद रखना है, एक है पीआरपीपी सिंथेस, दूसरा है एचआरपीटी डेफिशिएंसी, ओके। तो ये दोनों जो है ये हमारा एक्स लिंक्ड है। और जो मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था वो था हमारा पॉलीजेनिक, ओके। ये हमारा प्राइमरी था। अब सेकेंडरी में आते हैं, तो सेकेंडरी में क्या चीज़ है, सेकेंडरी में हमारा क्या है कि एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्यूरिन बायोसिंथेसिस। यहाँ पे भी इंक्रीज प्यूरिन का बायोसिंथेसिस हो रहा है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे था कि प्यूरिन बढ़ रहा था, हम लोगों ने यहाँ देखा था, लेकिन ये स्पेसिफिक एंजाइम के वजह से हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि कुछ दूसरे एंजाइम्स भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं है। ये स्पेसिफिक एंजाइम्स थे, ये स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है, ओके। तो सबसे पहले एचआरपीटी डेफिशिएंसी जो यहाँ पे था, ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीट है और यहाँ पे पार्शियल हम लोगों ने देखा था। जो स्पेसिफिक एंजाइम था एचआरपीटी डेफिशिएंसी पार्शियल थे, यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो जाहिर सा बात है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने डी नोवो देखा था, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, ये डी नोवो होगा लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में प्यूरिन का प्रोडक्शन करेगा, ओके। यहाँ पे भी यूरिक एसिड बढ़ेगा, प्यूरिन का प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा डी नोवो पाथवे से। तो डी नोवो पाथवे क्या क्या हो सकता है, एक पीआरपीपी हो सकता है जो हम लोगों ने देखा, दूसरा होता है हमारा लीच-नायन सिंड्रोम, ओके। लीच-नायन सिंड्रोम होता है। लीच-नायन सिंड्रोम, इसमें क्या चीज़ होता है, ये हमारा जो यूरिक एसिड का जो लेवल है, ओके, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ब्लड में भी, जिसके वजह से क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। बच्चा जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा G6PD डेफिशिएंसी, ओके। G6PD डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसमें यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, अंडर प्रोडक्शन भी हो सकता है, ये सब चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा था क्या कि अंडर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसके वजह से
डिजीज़ेस जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन है तब प्रॉब्लम है, अंडर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये क्यों होता है? तो ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है? तो ओवर प्रोडक्शन होता है हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसके वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1 है उसको हम लोग वॉन ग्रिगल्स डिजीज़ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा G6PD के बाद फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट के डेफिशिएंसी की वजह से। ये भी सेम है, ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो फिर प्रॉब्लम होंगे। तो ये था हमारा प्यूरिन बायोसिंथेसिस में का एसोसिएशन, ये सेकेंडरी कॉजेज़ है। ये स्पेसिफिक एंजाइम था, ये था मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स, ये प्राइमरी था। ओके, सेकेंडरी जो होगा इट इज़ एसोसिएटेड विद प्यूरिन बायोसिंथेसिस। तो इसमें हम लोगों ने 3 एंजाइम्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हमारा जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद ATP डिग्रेडेशन। जाहिर सा बात है ATP अगर डिग्रेड होगा तो एडेनोसिन वहाँ से रिलीज़ होगा, एडेनोसिन रिलीज़ होगा तो वो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। हम लोगों ने इसके पाथवे देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर ATP का डिग्रेडेशन होगा तो जाहिर सा बात है एडेनोसिन बढ़ेगा तो न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से यूरिक एसिड होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएशन क्या कि डिक्रीज़ इन एक्सक्रीशन ऑफ रेनल यूरिक एसिड। ओके, जाहिर सा बात है अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सक्रीशन उतना हो नहीं रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो ये क्यों होता है? इसका फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पाया है, मतलब यूरिक एसिड क्रॉस ही नहीं कर पाया है ग्लोमेरुलस को, बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह को, ठीक है, जिसके वजह से फिल्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। दूसरा क्या है, हम लोगों ने बात की थी 100-50-40 रूल के बारे में। ओके, तो 100 क्या चीज़ था? 100 हमारा 100% यूरिक एसिड का रिजॉर्प्शन हो जाता था, 50% जो होते थे वो फिर से सिक्रीशन होता था उसका, और 40% फिर से रिजॉर्प्शन हो जाता था। ओके, तो अगर मान लो ट्यूबुलर सिक्रीशन ही ना हो रहा है, पहला तो फिल्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। दूसरा मतलब 100% नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा। दूसरा क्या चीज़ है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन ही ना हो। ओके, और चौथा क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों में अगर कहीं पे भी डिफेक्ट हो जाए तो ये हमारा सेकेंडरी कॉजेज़ होगा। ओके, तो कुछ यहाँ पे है जैसे कि ये पॉलीजेनिक है, दूसरा ये वाला है ये एक्स लिंक्ड है। ओके, ये फैमिलियर डिजीज़ नहीं होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर ज़रूरी नहीं कि जेनेटिक कॉज हो, ये एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। इसका एसोसिएशन किसी और फैक्टर से भी हो सकता है। ओके, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह के केसेस में बढ़ जाता है न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर। ओके, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। और ये अगर रेनल यूरिक एसिड का अगर एक्सक्रीशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये भी कुछ फॉर्म ऑटोसोमल डोमिनेंट का केसेस है, कुछ फैमिलियल नहीं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं ये एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है, फूड हैबिट्स की वजह से होता है। अगर आप ज़्यादा सॉल्टी डाइट ले रहे हो, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, तो उस केसेस में भी ये चीज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि ड्रग इंड्यूस्ड कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, ये यूरिसेमिया है, मतलब ब्लड में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कराएगा। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं? एक हम लोग बात करेंगे हाइपर यूरिसेमिक ड्रग, और एक है हाइपर यूरिकोसूरिक ड्रग। ओके, मतलब जो कि ब्लड में यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है वो ये ड्रग्स है, और जो यूरिन में यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा रहा है वो ये सारे ड्रग्स हैं। ओके, तो पहले हम लोग हाइपर यूरिसेमिया के बारे में बात करते हैं, मतलब ब्लड में जो यूरिक एसिड इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो ये सारे ड्रग्स है, इनका नेमोनिक्स है कांट लीव। ओके, सी से हमारा हो गया साइक्लोस्पोरिन, ए से हो गया अल्कोहल, एन से हो गया निकोटिनिक एसिड, टी से हो गया थायाजाइड डायूरेटिक्स, एल से हो गया लूप डायूरेटिक्स, ई से इथाम्ब्यूटॉल, ए से एस्पिरिन और पी से पायरेजिनामाइड। ओके, तो ये दोनों याद रखना फ्रेंड्स, ये दोनों हमारा टीबी का ड्रग है। और ये एस्पिरिन जो होगा ये हमारा लो डोजेस होगा, मतलब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के केस में, पेन और रिलीफ वगैरह के केस में जितना हम लोग एस्पिरिन देते हैं, इन्फ्लेमेशन के केस में देते हैं, उससे कम डोज भी अगर पड़ेगा, अगर इंसान अगर लेगा तो उस केस में हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है। ओके, अल्कोहल पीने से भी होता है। ओके, डायूरेटिक्स अगर ज़्यादा ले रहा है, थायाजाइड डायूरेटिक्स है तो उस केस में हो सकता है, लूप डायूरेटिक्स के केस में हो सकता है। तो दो हमारा डायूरेटिक्स का केस हो गया, एक अल्कोहल का हो गया, एक साइक्लोस्पोरिन है, एक निकोटिनिक एसिड है, और दो टीबी का ड्रग्स हो गए, इथैम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, और एक एस्पिरिन का लो डोज। ओके, नेक्स्ट है यूरिकोसूरिक ड्रग्स। ठीक है, तो यूरिकोसूरिक ड्रग्स में यहाँ पे याद रखना ये हाई डोज एस्पिरिन है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्पिरिन ले रहे हो तो यूरिक एसिड जो है वो
आपके किडनी के रास्ते से आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हाई डोज एस्पिरिन, एक हो गया लोसार्टेन हो गया, एक फेनोफिब्रेट हो गया, एक हो गया लिफ्लुनामाइड हो गया। ओके, तो ये हमारा यूरिकोसिलिक ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएशन विद हाइपर यूरिसेमिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हाइपर यूरिसेमिया से एसोसिएटेड होते हैं? तो ये सारे मेटाबॉलिक कंडीशन जो आप लोग जानते ही होंगे। ओके, एक एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, हाइपोथायराइडिज्म और प्रेगनेंसी में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता ही। हम लोगों ने बात की थी जैसे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मोर देन 4 जनरली लेस देन 4 ग्राम्स होता है। ओके, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में मोर देन 4 ग्राम्स हो जाता है यूरिक एसिड का। ओके, तो अब ये मोर देन 4 हो गया, तो 4 ग्राम्स से जो ज़्यादा होता है ये तो नेचुरल है, लेकिन अगर 6 ग्राम से ज़्यादा अगर हो जाता है यूरिक एसिड का लेवल, तो वो प्री एक्लैम्प्सिया की तरफ चला जाता है। तो ये डेंजरस कंडीशन होता है प्रेगनेंसी के केस में। और फ्रेंड्स, ये सब आप देख रहे हो, ये सब एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसके वजह से हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जाहिर सा बात है, ये मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो ये जो है सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को आप कंट्रोल अगर कर लो तो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट वही है एक तरीके का। अगर आप लोग ये मेटाबॉलिक कंडीशन को अगर कंट्रोल कर लिया, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे एलोपिरिनॉल, फेबुस्टैट, ये सब आपको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो जब तक अगर एसिम्प्टोमेटिक है, जनरली अगर ज़्यादा उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो आपको इन सारे, लेकिन उसका ब्लड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, ब्लड का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसका कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो आपको ये सारे कंडीशन को ट्रीट करना होगा। यही उसका ट्रीटमेंट होगा। मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को अगर आप करेक्ट करोगे तो यूरिक एसिड का स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर ये सारे कंट्रोल हो गए तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरिक एसिड के बारे में और बात करेंगे, हम लोग गाउट के बारे में बात करेंगे, गाउट का स्टेजेस, उसका प्रोग्रेशन, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।